नमस्कार, ये है कथा कस्तूरी और मैं मधु मिश्रा आज आपके लिए लेकर आई हूँ एक कोंकणी कहानी ओरे चिरुंगन मेरे, जिसकी लेखिका हैं मीना काकोडकर जी और इस कहानी को हिंदी में रूपांतरित किया है लीला गायतोंडे जी ने। तो चलिए सुनते हैं। माँ की मौत के 2 दिन गुजरे थे। उसकी याद में मुझे बार बार रोना आ रहा था। पिताजी दिन रात सिर पर हाथ रखे कोने में बैठे रहते। उन्हें देखकर तो मुझे माँ की याद और भी सताती थी। हर रात माँ मुझे बगल में लेकर सोती थी। उसकी बगल में मैं पिल्ले जैसा सो जाता था। पर आज पिताजी ने मेरा बिछौना अपनी झोपड़ी में ही लगा दिया। जब सुरंग मुझे लेने आई तो उन्होंने कहा, सोने दे उसे यहीं पर, मुझे अकेले को खाली झोपड़ी खाने को दौड़ती है। सुरंग के पास जाने के लिए मेरा जी तरस रहा था, फिर भी मैं चुप रहा। रात को अकेले ही बिछौने पर लेटा तो मुझे रुलाई आ गई। अंधेरे में हाथ लंबा करके मैंने यूं ही इधर उधर टटोल कर देखा। माँ नहीं थी। कम से कम पिताजी तो मुझे अपनी बगल में सुला लें। इस आशा से पिताजी को पुकारने के लिए मैंने मुंह खोला, पर मुझे उनके रोने की सी आवाज आई। उन्हें भी माँ की याद आती होगी, यह सोचकर मैं हिचक हिचक कर रोने लगा। माँ, ऐसा आक्रोश करके मैं थम से पिताजी के बिछौने पर आ धमका। उन्होंने मुझे कस के गले लगा लिया। मैंने भी उन्हें बाहों में जकड़ा। उनके आंसू मेरे गालों पर टपकने लगे। वे मुझे सहलाते रहे जैसे कि मेरी माँ मुझे सहलाती थी। दूसरे दिन मौसी आई। आते ही मुझे गले लगाकर रोने लगी। उनकी गोद में मुंह छुपाए मैं भी रोने लगा। मौसी के कपड़ों से फूलों की सी खुशबू आ रही थी, पर माँ के कपड़ों से हमेशा धुएं की गंध आती थी। मेरा मन चाहा कि मौसी के कपड़ों से धुएं की ही गंध आती तो कितना अच्छा होता ना। उनको समय पर बुलावा नहीं भेजा, इसलिए मौसी पिताजी से बहुत गुस्सा कर रही थी। माँ की याद कर करके उनका मुंह भी लाल हो गया। मौसी जरा भी माँ जैसे नहीं दिखती। मेरी माँ सांवली थी तो मौसी का रंग गोरा। दोपहर के वक्त मौसी ने पिताजी से कहा, मैं रघु को अपने साथ ले जाती हूँ, इधर उसकी परवरिश ठीक से नहीं होगी। पिताजी चुप रहे। तुम्हारे काम पर जाने के बाद ये अकेला पड़ जाएगा, उसके खान पान का क्या होगा? पिताजी ने मेरी तरफ देखा। अगर उसको भेजा तो मुझसे अकेले में दिन कैसे काटे जाएंगे? तुम मर्द हो, काम शुरू करते ही सब कुछ भूल जाओगे, ये बेचारा मुसीबत का मारा हो जाएगा। मैं बैठकर दोनों के मुंह ताकता रहा। मैं जाना भी चाहता था और नहीं जाना भी। आखिर पिताजी ने मेरी 2 कमीजें पतलून थैले में रख दी और बोले, रघु, तू अपने मौसी के साथ जा। जब उन्होंने जा कहा तब न जाने को मेरा जी चाहा। पिताजी मुझे बहुत लाड करते थे। मुझे साथ लेकर वे कई बार छोटे पुल पर मछली पकड़ने जाया करते थे। तब हमारी लाई गई मछली माँ अच्छी तरह आग में सेकती थी। शनिवार के दिन चौराहे पर बड़ा बाजार भरता था। पिताजी उधर छोटी बड़ी रस्सियां बेचने बैठते थे। मैं भी उनके साथ बैठता था। धूप तेज होने पर पिताजी छाता खोलते थे और हम बड़ी अकड़ के साथ उसके नीचे बैठते थे। उधर पिताजी मुझे चने और मूंगफली वगैरह भी देते थे। आज शनिवार था मगर पिताजी नहीं गए। माँ के जाने के बाद से पिताजी बदल ही चुके हैं। मेरा तो बिल्कुल दम घुटता है। पिताजी, आप भी आइए ना। पगला, पहले तू जा। आप कब आएंगे? आऊंगा। पर कब? आऊंगा एक दिन। जल्दी ही आ जाइए। पिताजी कुछ नहीं बोले। जल्दी आएंगे ना? मैंने फिर से दोहराया। उन्होंने फिर सिर हिला दिया। मौसू की उंगली पकड़कर मैं झोपड़ी से बाहर आया। पिताजी दरवाजे तक आए। जुआओं की शराब की दुकान के पास पहुंचने तक मैंने बार बार मुड़कर देखा। पिताजी वहीं खड़े थे। उत्तम की दुकान के बाद जब
झोपड़ी दिखाई नहीं दे रही थी। पिताजी भी ओझल हो गए। मौसी की उंगली छोड़कर पिताजी तक दौड़ने को मन चाहा। मैंने मौसी की उंगली छोड़ी पर मौसी ने मेरा हाथ मजबूती से पकड़ लिया। रघु, तुम सयाने लड़के हो, है ना? मैंने गर्दन हिलाई और चुपचाप उनके साथ चलता रहा। हम बस में बैठकर जाएंगे। बस में बैठकर? हाँ। पिताजी, माँ और मैं एक बार मेले गए थे, तब बस से ही गए थे। आज फिर से बस की मुलायम सीटों पर बैठने को मिलेगा, ये सोचकर मैं खुश हो गया और मौसी की अंगुली कस कर पकड़ ली। मौसी का घर हमारी झोपड़ी से बहुत बड़ा था। सफेद चूने से पुता। उस रात बेहद बारिश हुई पर जरा भी नहीं चुआ। हमारी झोपड़ी में जगह जगह पानी चूता था। सब जगह बर्तन रखते रखते माँ उब जाती थी। अगर ज्यादा ही चूने लगे तो पिताजी सीढ़ी पर चढ़कर छत की मरम्मत करने लगते और माँ या मैं चिमनी का प्रकाश दिखाकर इधर चूता है उधर चूता है ऐसा बताया करते थे। आज अगर छत चूने लगे तो पिताजी को दिया कौन दिखाएगा? मौसी की बगल में सोते हुए विचार मेरे दिमाग में आ रहे थे। मौसी, मैंने पुकारा। चुपचाप सो जाओ। मौसी ने मेरी पकड़ और भी मजबूत कर ली और मुझे थपथपाने लगी। उसके साड़ी की गंध मेरी नाक में घुसी। माँ के बगल में सोते हुए धुएं की अच्छी सी गंध आती थी। सुरंग की साड़ी से भी वही खुशबू आती है जैसे कि माँ की साड़ी से आती थी। उस गंध का चिंतन करते हुए मैं मौसी की बगल में घुस गया। मौसी ने मुझे वहाँ की पाठशाला में पढ़ने भेजा। मेरा पहले वाला स्कूल इससे बेहतर था। स्कूल के सामने ही बरगद का पेड़ था। उसकी जटाओं को पकड़कर हम इधर से उधर झूलते थे। वैसे तो इस स्कूल के रास्ते पर भी एक इमली का पेड़ था। ढेर सारी इमलियाँ मिलती थी। जेब भर कर इमली लेते समय मुझे शीरी और बेंदित की याद आती थी। हमारी झोपड़ी के पास एक नाला था। हम कई बार नाले पर जाते थे। डुबुक डुबुक के डुबकियां लगाकर नहाते थे। मौसी के घर के पास नाला नहीं था, कुआं था। मौसी सुर सुर कर रस्सी खींचकर गागर से कुएं का पानी निकालकर मेरे सर पर उंडेल देती। पूरे बदन में साबुन लगाती। घर में मैं अकेला ही नहा लेता था। मैंने माँ को कभी मुझे नहलाने नहीं दिया। मैं क्या अब नन्हा सा बच्चा था? पर मौसी सुने तब ना मुझे गुस्सा आता था। 8 बरस का घोड़ा पर कौवे जैसा नहाता है, गंदा कहीं का, ऐसा कहकर मौसी मुझे साबुन रगड़ती थी। आंखों में झांक जाकर मेरी आंखें भी जलने लगती थी। मुझे लगता था कि मैं मौसी को भींच लूं, पर मैं कुछ नहीं करता था। बेचारी माँ को मैंने कई बार भींचा था। पिताजी के साथ कभी कभी मैं नदी पर जाता था। तब हम दोनों कंकड़ लेकर एक दूसरे की पीठ मलते थे। उस याद से पिताजी के पास जाने को मेरा मन ललचाने लगा। जब मौसी मेरे गीले बाल पोंछने लगती तब मैं आंखें बंद करके वही सोचता रहता। मौसी की कोई संतान नहीं थी। मौसी, मौसा और उसकी माँ, इतने ही लोग वहाँ रहते थे। पड़ोस में भी मेरी उम्र का कोई लड़का नहीं था। जो बड़े थे वो मुझे अपने खेल में शरीक होने नहीं देते थे। मैं बहुत ऊब जाता था। तब मौसी अपना काम छोड़कर मेरे साथ खेलती थी। मौसी अंटों से खेलना नहीं जानती थी, लेकिन 5 कंकड़ वाला खेल वो बहुत अच्छा खेलती थी। पिट पिट करके कंकड़ पकड़ती थी। मौसी के पास बहुत बहुत गजगे थे। मौसी के साथ खेलने में बहुत मज़ा आता था। मैं ठगा भी लूँ तो मौसी के समझ में नहीं आता था। जब पूरे अंटे मेरे हो जाते तब वो मुझे गोद में बिठाकर बड़ा होशियार है मेरे राजा बेटा ऐसा कहकर हंसती थी। जब मैं स्कूल जाने निकलता तब मौसी आंगन में खड़ी रहकर मुझे देखती थी। ठीक से जाओ। हाँ मौसी। इमली के आकर्षण से मेरे कदम जल्दी जल्दी पड़ते थे। मौसी के घर के सामने वाली सड़क सीधी जाती है। बाद में मोड़ पर एक आम का पेड़ है। उधर पहुंचने तक मैं रोज पीछे मुड़कर देखता था और मौसी को हाथ हिलाकर जो दौड़ लगाता था तो एकदम इमली के पेड़ के नीचे। मेरे हाथ हिलाने तक मौसी आंगन में ही खड़ी रहती थी। एक बार मैं हाथ हिलाना भूल गया तो मौसी को एकदम बुरा लगा। स्कूल से जब मैं लौटा तो कहने लगी, रघु आज तूने पीछे मुड़कर नहीं देखा। कब मौसी? स्कूल जाते वक्त।
भूल गया? ऐसे कैसे भूल गया? तुझे तो मुझसे अपनापन ही नहीं है, मैं ही तुझ पर जान देती हूँ। मौसी की आंखें भर आई। मुझे बहुत बुरा लगा। पीछे मुड़कर ही नहीं देखा तो इसमें मौसी को इतना दुखी होने की क्या बात थी, यही मैं सोचता रहा। पर उस दिन से आम के पेड़ के पास पहुंचते ही मैं बिना भूले पीछे मुड़कर देखने लगा। रात को मौसी मुझे कहानी सुनाती थी। उस रात उसने मुझे चिरुंगन की कहानी सुनाई। एक था चिरुंगन, एकदम नन्हा सा। एक दिन उसकी माँ मर गई। चिरुंगन घोंसले में अकेला रह गया। चिरुंगन की एक मौसी थी। उसने बड़ी ममता से उसने अपने पंखों तले सहारा दिया, उसे प्यार दिया, पाला पोसा। मैंने मौसी से पूछा, मौसी उस चिरुंगन की मौसी के अपने बच्चे नहीं थे क्या? नहीं रे बाबा, वो मेरी बहुत बड़ी बदनसीब थी। तब चिरुंगन की मौसी उसका पालन पोषण करने लगी। मौसी उसे बहुत प्यार करती थी, वह उसे अपना ही बच्चा समझती थी। मौसी ने उसे उड़ना सिखाया। बच्चे ने पंख फैलाए, वह अकड़ से उड़ने लगा। मौसी खुशी से फूली न समाई। एक दिन चिरुंगन घोंसले से बाहर निकला, उड़कर दूर दूर चला गया। मौसी चिरुंगन को भूल न सकी। वह उसकी राह देखती रही, कहने लगी, ओरे चिरुंगन मेरे कब आएगा तू, प्यार करती हूँ तुमसे मैं पर भूल गया रे तू। उस चिरुंगन की याद में मौसी घोंसले में रोती रहती थी। कहानी सुनाते सुनाते मौसी खुद ही रोने लगी। उसका रोना देखकर मैं भी रोने लगा। मौसी ने मुझे गोद में लिटाया और थपथपाते हुए धीमे स्वर में गाने लगी, ओरे चिरुंगन मेरी छमाही परीक्षा हो चुकी थी, मगर पिताजी एक बार भी मौसी के घर नहीं आए। मुझे उनकी माँ की बहुत याद आती थी। रविवार के दिन कभी कभी मैं मौसा जी के साथ बस स्टैंड पर जाया करता था। तब शायद किसी बस से पिताजी उतरेंगे, इस आशा से मैं देखता रहता, पर पिताजी नहीं आए। मैंने उनसे कहा था, जल्दी आना। बहुत राह देखी, पर एक दिन पिताजी आ धमके। स्कूल की छुट्टियां थी। मैं अकेला ही आंगन में अंटों से खेल रहा था। सामने कोई खड़ा था। ऊपर देखा तो पिताजी। मैंने अंटे फेंक दी और पिताजी की कमर में बाहें डाल दी। मौसी, पिताजी आ गए। पिताजी ने मुझे कस कर पकड़ा। मेरा चेहरा खुशी से खिल उठा। मौसी बाहर आई। चाय पीते वक्त पिताजी से कहा, रघु को लेने आया हूँ। मौसी के हाथ का सूप जमीन पर गिर गया। उसमें से चावल सब जगह बिखर गए। मौसी बिल्कुल गई भी थी, सूप भी ठीक तरह पकड़ना नहीं जानती। तुम काम पर निकलोगे, रघु अकेला रह जाएगा, उसका क्या होगा? वो अकेला नहीं होगा। नहीं, कैसे? मैंने दूसरी शादी की है, पिताजी ने धीरे से कहा। क्या? मोगरू के चल बसे 6 महीने भी नहीं बीते और तुमने? क्या करता, दुनिया में रहना तो है ना। बड़ी मुसीबत में था, आखिर रघु को भी कितने दिन यहाँ रखता। मौसी का चेहरा तमतमा गया। रघु का नाम मत लेना, उसे वहां ले जाकर के सौतेली माँ के मुंह में दोगे? मैं उसे कभी नहीं भेजने वाली। मौसी गुस्से से बोलने लगी। मैं दोनों के मुंह ताकता रहा। सौतेली माँ? मौसी ने मुझे सौतेली माँ की बहुत कहानियां कही थी। सब सौतेली माएँ बुरी होती हैं, ये मैं जानता था। पिताजी मेरी भी सौतेली माँ लाए हैं, ये सोचकर मुझे रोना आ गया। माँ की याद में हिचकियाँ पर हिचकियाँ भरता रहा। रघु को सौतेली माँ से कुछ भी तकलीफ नहीं होगी, वो उसे प्यार करेगी। या तुम मुझे मत बताना, तुम अभी से कैसे जान गए? वो पड़ोस में रहती थी, हमारे रघु को बहुत चाहती है। कौन है वो? सुरंग। सुरंग? मेरी आंखें चमक उठी। हटो, सुरंग भी कभी सौतेली माँ हो सकती है? वो तो कितनी अच्छी है। उसकी बगल में मैं जब सोया था ना, तब मुझे लगा था कि जैसे माँ की गोद में सो गया हूँ। मैं फक से हंसा। पिट करके कूद कर पिताजी के पास पहुंचा। पिताजी, मैं चलूंगा। पिताजी हंसे, मेरे बाल सहलाने लगे। मौसी चुपके से खाली सूप लेकर अंदर चली गई। मौसी, मेरी कमीज किधर है? पतलून किधर है? कहकर मैं उनके पीछे दौड़ा। मौसी रसोई घर में खड़ी थी, उनकी नाक लाल हो गई थी। रघु
क्या तू सचमुच जाएगा? सचमुच यानी? पगली मौसी क्या पूछती है, जानती ही नहीं मैंने सिर हिलाया। यहाँ तुझे अच्छा नहीं लगता? यहाँ मुझे अच्छा लगता था, पर पिताजी के साथ और भी अच्छा लगेगा, मैंने मौसी से वैसा कहा। मैं ही पगली, ऐसा बोलते बोलते मौसी ने सूप में चावल डाल दिए। मौसी, बाहर चावल बिखरे हैं, वैसे ही पड़े हैं। हाँ जानती हूँ चावल बिखरे हैं, मैं जमा कर लूँ? नहीं रघु, मुझसे बिखरे थे, मैं ही जमा कर लूँगी, कहकर मौसी बाहर चली गई। दोपहर भोजन के बाद मौसी ने मेरे कपड़े थैले में रख दिए, मेरी मनपसंद पेपरमेंट मेरी जेब में भरी और कुछ लड्डू बांध दिए। आएगा ना कभी कभी, मैंने सिर हिलाया। पिताजी के तैयार होने से पहले ही मैंने पैरों में चप्पल भी पहन ली। मैं आंगन में आ पहुंचा। मौसी ने मुझे कस कर गले लगा लिया और चूम लिया। मैं शर्मिंदा हुआ। पिताजी ने देखा होगा यह सोचकर मैं लाल हो गया। पिताजी का हाथ पकड़कर मैं चलने लगा। पिताजी, क्या नाले में अभी तक पानी है? पिताजी, हम छोटे पुल पर मछलियां पकड़ने जाएंगे ना? सुरंग भी अभी मेरे साथ ही रहेगी ना? मैं बहुत कुछ जानना चाहता था। पिताजी हंस हंस कर मुझे जवाब देते थे। बेंदित और शीरी को बहुत सारे समाचार सुनाने थे। जेब में से इमलियाँ देनी थी। घर पहुंचने को मैं बहुत उतावला था। खुशी खुशी में बस में चढ़ा। बस चलनी शुरू हो गई। बोलते बोलते जेब में हाथ डाला। मौसी के दिए पेपरमेंट हाथ लगे। झट से मुझे याद आया, आम के पेड़ के पास पहुंचने पर पीछे मुड़कर मौसी को हाथ हिलाना मैं भूल गया था, बिल्कुल भूल गया था। ये कहानी बस यहीं तक। अभी आप सुन रहे थे मुझसे यानी मधु मिश्रा की आवाज़ में ओरे चिरुंगन मेरी। आपको ये कहानी कैसी लगी? आप अपनी प्रतिक्रिया हमें ज़रूर बताइए और कथा कस्तूरी चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको और भी नई नई कहानियाँ सुनने को मिलती रहे। तो मैं फिर मिलती हूँ आपके लिए एक नई कहानी लेकर। नमस्कार।